नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अबू धाबी पहुंचे हुए हैं और यहां पर शेख बिन जायद स्टेडियम में ये नजारा आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने का इंतजार है। ऐलान मोदी, वो बड़ा इवेंट जो यहां पर होने वाला है। ये जोश देखिए भारतीयों का। आज तक का कैमरा देखते ही स्टेडियम के अंदर हम लोग पहुंचे हुए हैं। स्कूली बच्चे भी हुए हैं, आम लोग भी आए हुए हैं। सब कोई नमो अगेन की टी शर्ट पहना है, कोई ऐलान मोदी की टी शर्ट पहना है। लेकिन इस हिस्से में भी एक बार नजारा दिखा दीजिए। लेकिन हम बात आज किसानों की करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए जो जोश और उत्साह स्टेडियम में है, खचाखच ये स्टेडियम का हिस्सा पूरी तरह से भरा हुआ है। पीएम के पहुंचने का इंतजार है। लेकिन बात उस आंदोलन की जिसकी तस्वीर आज ऐसी सामने आई देश के, जिसमें बहुत सारे सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। किसानों का कहना है कि सरकार ने जो वादा हमसे किया था एमएसपी गारंटी कानून बनाने का, वो पूरा क्यों नहीं हो रहा है। तमाम कोशिशें हुई सरकार की तरफ से। पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा, कई मंत्रियों ने लगातार बातचीत की अलग अलग जगहों पर किसान संगठनों से, लेकिन वो बेनतीजा रही। आज किसानों ने सीधा दिल्ली की तरफ कूच किया। हरियाणा में, खासतौर पर हरियाणा बॉर्डर से लेकर कई जगहों पर पुलिस ने बहुत सख्त एक्शन लिया। आंसू गैस के गोले, छड़े, कई जगह दागने की परिस्थिति इससे आई, क्योंकि कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने पत्थर भी उठा लिए। अब इस पूरे आंदोलन के बीच कई सारे सवाल तो खड़े हो ही रहे हैं। लेकिन ऐसी स्थिति जब बनी तो हाईकोर्ट ने भी दोनों पक्षों को सख्त निर्देश दिए हैं। कहा है आजादी का कोई भी अधिकार अपने आप में एब्सोल्यूट नहीं होता है, यानी उसके साथ जुड़ी होती है आपकी जिम्मेदारी भी। अगर आपको एक आजादी है विरोध करने की, तो उसके साथ जिम्मेदारी ये है कि कानून व्यवस्था खराब न हो। अगर पुलिस और एजेंसियों को ये आजादी है कि वो एक्शन ले प्रदर्शनकारियों पर, तो उनकी जिम्मेदारी भी है कि एहतियातन कदम वो भरपूर उठाए ताकि परिस्थिति ऐसी बने नहीं। अब आपको बताते हैं हम कि आखिर किसानों की मांग क्या है। किसान चाहते हैं एमएसपी गारंटी कानून, जिसका वादा उनका कहना है कि आपने पिछली बार आंदोलन के बाद किया था, वो आखिर क्यों नहीं किया जा रहा है। किसान अपनी मांग को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हाईकोर्ट अपने स्टैंड पर खड़ा है। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। आप अबू धाबी से मुझे लाइव हल्ला बोल में देख रहे हैं। यहाँ पर पीएम के पहुंचने का इंतजार है, लेकिन वहाँ पर किसानों ने पीएम को एक चिट्ठी लिखी है। आज इन सब पर चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। दिल्ली से करीब 200 किलोमीटर दूर शंभू बॉर्डर पर सुबह से तनातनी है। किसान दिल्ली की ओर कूच करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर सुरक्षा एजेंसियां किसानों को रोकने की कोशिश कर रही हैं। किसान पत्थरबाजी कर रहे हैं तो सुरक्षा एजेंसियां ड्रोन की मदद से आंसू गैस के गोले दाग रही हैं। एक बार फिर से यहाँ पर हालात बेकाबू होते हुए ये देखिए, ये फिर से ये टीयर गैस के सेल आप देख सकते हैं। ये देखिए धमाके लगातार ये हो रहे हैं। पब्लिक को कंट्रोल करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। देखिए चारों तरफ से टीयर गैस सेल फेंके जा रहे हैं। पथराव भी यहाँ पर हो रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से लोग अपनी जान जोखिम में लेकर यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये देखिए पुलिस आगे आ गई है। ये पहले पुलिस बैरिकेड को छोड़कर अब आगे की तरफ बढ़ रही है। ये तस्वीरें देखिए, पुलिस बिल्कुल एकदम करीब आ गई है प्रदर्शनकारियों के, और यहाँ पर दोनों तरफ से लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं। पंजाब से हजारों ट्रैक्टरों पर सवार होकर दिल्ली की ओर बढ़े किसानों को किसी भी हाल में हरियाणा बॉर्डर पर रोकने की कोशिश हो रही है। दूसरी ओर किसान हर हाल में दिल्ली कूच करने पर आमादा है। दोपहर के 3 बजे के करीब जिन बॉर्डर का नजारा देखिए। सरकार और सुरक्षा एजेंसियों की कोशिश यही है कि आंदोलनकारी किसान किसी भी हाल में दिल्ली में न घुस पाए। दिल्ली के चारों ओर की सीमाएं सील कर दी गई। राजौरी बॉर्डर पर लंबा जाम दिखाई दे रहा है। सिंगू बॉर्डर फ्लाईओवर को सीमेंट मिक्सर मशीन लगाकर पूरी तरह सील कर दिया गया है। टिकरी बॉर्डर पर सुरक्षा एजेंसियों ने नजरें टिका रखी है। झड़ौदा बॉर्डर पर सुरक्षा एजेंसियां नुकीले हथियारों से लैस हैं। कुंडली बॉर्डर पर भी पैनी नजर है। गाजीपुर बॉर्डर पर जबरदस्त सुरक्षा है। नोएडा बॉर्डर पर कड़ी चेकिंग की वजह से लंबा जाम है। फरीदाबाद बॉर्डर पर सुरक्षा के सख्त इंतजाम है। चलिए आपको दिखाते हैं कि सिंगू बॉर्डर पर सुरक्षा एजेंसियों ने किसानों को रोकने की क्या तैयारी की है।
सिंघू बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस की तरफ से आरसीसी के जो बैरिकेड्स किए गए थे उनको अब यहाँ पर पक्का किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में जितने भी कंक्रीट के बैरिकेड्स थे उन पर यहाँ पर अब कंक्रीट का मटेरियल जो है वो डाला जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये NH1 का फ्लाईओवर है। यहाँ पर कंक्रीट का जो मिक्सचर है वो यहाँ पर डाला जा रहा है ताकि इसको पूरी तरीके से पक्का किया जा सके। दरअसल किसान मजदूर मोर्चा के बैनर तले पंजाब के कुछ किसान संगठन MSP गारंटी कानून की मांग को लेकर दिल्ली को घेरने की घोषणा कर चुके थे। केंद्र के तीन मंत्रियों के साथ बैठक में कोई हल निकला नहीं। हमने उनके समक्ष हरियाणा की पोजीशन रखी कि हरियाणा को आपने बिल्कुल कश्मीर की वैली बना दिया है। हम आज भी कहते हैं सरकार कोई भी अनाउंसमेंट कर सकती है और जो लगता है उन्हें कि हम कुछ देना चाहते हैं तो वो दे दें, लेकिन सरकार जो कुछ कह रही है वो सिर्फ हमारे आंदोलन का टाइम पास करना चाहती है, जो हमने देखा। ये बात उन्हें भी समझना चाहिए कि जो बात वो कह रहे हैं सरकार की पद्धति होती है, सरकार के मापदंड होते हैं कि जो ऐसे मामले जो राज्यों से सन्निहित है उनके साथ भी बातचीत करना। दूसरी ओर किसान आंदोलन को लेकर सियासत तेज है। विपक्षी पार्टियां किसानों की मांग का समर्थन कर रही हैं। आज किसान दिल्ली की ओर चले जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, उनको रोका जा रहा है, उन पे टीयर गैस चलाई जा रही है, उनको जेल में भरा जा रहा है। दिल्ली की सरकार जानबूझ करके किसानों की आवाज दबाना चाहती है। ये वही सरकार के लोग हैं जिन्होंने किसान को कहा कि उनकी आय दोगुनी हो जाएगी। अब आप ऐसा रोक रहे हैं सब, कोई एक फौज आने वाली है पड़ोस की देश से। अरे किसान है भाई, क्या होने वाला है? आप कीले लगा रहे हैं, रोड ब्लॉक्स कर रहे हैं, एक अजीब माहौल करके रख दिया आप। आंदोलन के लिए उतरे किसानों की सबसे बड़ी मांग न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 24 फसलें खरीदने की गारंटी का कानून बनाने की है। लेकिन सरकार के सामने मुश्किल ये है कि अगर किसानों की मांगे मान ली जाती हैं, तो सरकारी खजाने पर बोझ अचानक बहुत बढ़ जाएगा। MSP में 2013 और 14 के तुलना में 2023-24 में आज MSP की दर क्या है? हम भी चाहते हैं कि किसानों के किसी भी ऐसे उत्पाद जिसमें MSP दर तय होता है वो उसके माध्यम से उससे कम में ना बिके। लेकिन MSP के मामले में ये बात कहते हुए कि हमें अभी ही सारी चीजें हो जाना चाहिए, ये मैं समझता हूं कि राजनीति से प्रेरित नहीं होना चाहिए। केंद्र सरकार अर्थव्यवस्था पर MSP कानून का असर समझने के लिए और तमाम पक्षों से बातचीत के लिए कमेटी बनाने के लिए तैयार है, लेकिन किसान फौरन कानून चाहते हैं। आज तक ब्यूरो। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे प्रोफेसर संगीत रागी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रागिनी नायक, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ रही हैं। कृष्णवीर चौधरी, अध्यक्ष भारतीय कृषक समाज के जुड़ रहे हैं। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह, किसान नेता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन इससे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक्सक्लूसिव बातचीत की आज तक से और उन्होंने ये जानकारी अपनी तरफ से सरकार का पक्ष रखते हुए दिया है। हर मामले का बातचीत से हल निकाला जाएगा। सरकार की कोशिशें जारी है। किसान आंदोलन पर वो बोलते हैं, हमने यूपीए से 3 गुना ज्यादा MSP अपने कार्यकाल में दिया है। विपक्ष झूठ फैलाने की कोशिश कर रहा है, ये आरोप विपक्ष पर लगाया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सभी पक्षों से बातचीत करके ही फैसला लिया जाएगा। आइए आपको जल्दी से सुना देते हैं क्या कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। प्रदर्शनकारियों से इतना ही कहना चाहता हूं
कि मोदी सरकार ने किसान कल्याण के लिए बहुत सारे काम किए हैं। किसान भाइयों के लिए तो अगर मैं 4 जाति की बात करते तो उसमें अन्नदाता को प्रधानमंत्री मोदी ने बार बार लिया और उनके लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई। जैसे कि यूपीए के समय अगर आप देखिए कांग्रेस के समय क्या था, और कांग्रेस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो मैं उनको जवाब देना चाहता हूं। उनके समय मात्र बजट जो था 27,000 करोड़ रुपए का था, जब 2013-14 में यानी कि आखिरी साल यूपीए का जो सबसे ज्यादा बजट वो 27,000 करोड़ का था। मोदी सरकार में 1,25,000 करोड़ का बजट इस साल का है, 1 लाख करोड़ रुपया ज्यादा। दूसरा विषय आता है कि उनके समय पीएम किसान सम्मान निधि नहीं थी, ना किसानों का सम्मान था ना निधि थी, लेकिन मोदी सरकार में 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को 2,81,000 करोड़ रुपया की पीएम किसान सम्मान निधि से मिला। हमने 10,000 एफपीओ बनाने की बात कही, लाखों किसानों को जोड़ के उनको करोड़ों रुपए का लाभ, अब 8,000 एफपीओ बन गई। फसल बीमा योजना उनके समय ना के बराबर थी। मोदी सरकार में 1.5 लाख करोड़ का मुआवजा हमारे किसान भाइयों को मिला है। इसी तरह से ही अगर वो एमएसपी की जो आपने बात कही, हिमांशु जी मैं पूछता हूं आपसे, अब वर्षों से संसद को कवर कर रहे हैं और कांग्रेस के 2004 से लेकर 14 तक दलहन तिलहन धान और गेहूं इस कुल की खरीद कितनी हुई? 5.5 लाख करोड़ रुपए की। और मोदी सरकार में 8 वर्षों में खरीद कितने की हुई? 18,40,000 करोड़ रुपए के लगभग। तो कहां 5.5 लाख करोड़, कहां 18,40,000 करोड़, यानी कि 3.5 गुना ज्यादा पैसा मोदी सरकार ने दिया। दाम भी ज्यादा दिए और खरीद भी दुगनी से ज्यादा की। एक बात मैं आप कहता हूं, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को हमने लागू किया, लागत प्लस 50%, कांग्रेस ने नहीं किया। स्वामीनाथन जी को और चौधरी चरण सिंह जी को हमने, मोदी सरकार ने भारत रत्न दिया है, इन्होंने कभी नहीं दिया। एक और मैं कहना चाहता हूं, सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना में हमने 15,511 करोड़ रुपए खर्च किए, जो 1.5 गुना ज्यादा है कांग्रेस से। इसी तरह से ऋण इनके समय मिलता था 7,30,000 करोड़ रुपया, जो 2013-14 में मिला। मोदी सरकार में से 3 गुना ज्यादा मिला, 20 लाख करोड़ रुपया। तो ये अपने आप में दिखाता है कि इनके समय एक्सपोर्ट जो है अन्न का वो हुआ लगभग 2,62,000 करोड़ का, और हमारी सरकार में पिछले साल हुआ 4,62,000 करोड़ का। कोई तुलना है क्या? ये भ्रमित करते रहे देश को और किसानों को कि आपका एमएसपी बंद कर दिया जाएगा। आंकड़े बताते हैं कि एमएसपी यूपीए के समय 5.5 लाख करोड़ था और मोदी सरकार में 18,39,000 करोड़ का है, लगभग 3.5 गुना ज्यादा। तो कांग्रेस को मैं कहूंगा झूठ बोलना बंद करें। राहुल गांधी हैं, वो ये कह रहे हैं कि जैसे ही जो है इंडिया ब्लॉक की सरकार आएगी, एमएसपी को जो है वो लीगली कर दिया जाएगा, यानी कि वो लीगल बाध्य होंगे जो भी किसानों की फसल को खरीदेगा। देखिए, मैं पहली बात तो ये कहना, बहुत सारे राज्यों में इनकी सरकारें थी, वहां क्या किया। केंद्र में इनकी सरकार 60 साल रही, तब इन्होंने क्या किया। राहुल गांधी जी, आपकी गारंटियां तो हर राज्य में फेल हो रही। जहां जहां दी थी, एक साल में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। जो वायदे किए थे, हिमाचल में 1,500 रुपए बहनों को देने के लिए कहा था, नहीं दिया। 5 लाख नौकरियां देने की कही थी, नहीं किया। 2 रुपए किलो गोबर, 100 रुपए लीटर दूध खरीदना था, नहीं खरीदा। जवाब दे राहुल गांधी देश को, क्यों गारंटियां फेल हो रही हैं। और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, अब प्रदर्शनकारी भाइयों से मैं कहता हूं, ये जो नई नई मांगे जुड़ती जा रही, जैसे आपने कहा WTO से भारत को हट जाना चाहिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTAs को खत्म कर देना चाहिए, स्मार्ट मीटर्स को घरों से और खेतों से हटा लेना चाहिए। इसी तरह से उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी की जो अमेंडमेंट बिल उससे बाहर रखें, पराली जलाना या फिर कृषि क्षेत्र को आप जलवायु के क्षेत्र से बाहर रखें। अब ये एकदम से निर्णय नहीं हो सकते, इसमें राज्य भी स्टेक होल्डर्स हैं, बहुत और लोगों को साथ में जोड़ना पड़ेगा, इस पर चर्चा करनी पड़ेगी, फिर निर्णय होगा। और सरकार ने कहा हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। हिमांशु जी, जब ये चर्चा हुई, जब प्रदर्शनकारी भाइयों ने बुलाया, तो हमारी सरकार के मंत्री वहां पर गए, उनके साथ लंबा समय बैठे, रात तक, मध्य रात्रि तक, और अंत तक भी मंत्री टेबल पर बैठे थे। प्रदर्शनकारी भाई उठकर चले गए थे। मैं इतना ही कहता हूं, अंत तक मंत्री जी कहते रहे, दोनों मंत्रियों ने कहा कि आप बैठिए, हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। आप अगर नए विषय जोड़ते जाएंगे तो एकदम से निर्णय नहीं होते। बहुत सारे निर्णय हो भी गए, कुछ पे निर्णय करने के लिए समय चाहिए, बाकी लोगों से बातचीत का समय चाहिए। हम उसके लिए तैयार हैं। सरकार पहले दिन से चर्चा के लिए तैयार थी, है और आगे रहेगी। और मैं ये भी कहता हूं, अगर कतर में नौसेना के अधिकारियों को बचाने का काम
चर्चा के माध्यम से हो सकता है। मोदी जी कर सकते हैं तो अपने देश के अंदर तो हो ही सकता है। उनका ये कहना है कि पिछली बार लगभग 1 साल लग गया था जब 3 कृषि कानून बिलों को लेकर उन्होंने इसी तरीके का प्रदर्शन किया था। इस बार मध्यस्थता का रास्ता आपको लगता है कितनी जल्दी निकल जाएगा? मेरा सिर्फ एक बात है, अगर हर बार नए विषय जुड़ेंगे तो नए विषय के लिए थोड़ा समय तो लगेगा, सबसे चर्चा करनी पड़ेगी। आखिरकार केवल भारत सरकार निर्णय नहीं कर सकती, बाकी स्टेक होल्डर से चर्चा करनी पड़ेगी। और चर्चा करने के लिए भारत सरकार पहले भी तैयार थी, आज भी है। हम अपने भाइयों के साथ बैठने के लिए तैयार हैं। प्रदर्शनकारियों से मैं इतना ही कहूंगा कि भाइयों, शांति का रास्ता अपनाएं, किसी को कोई नुकसान ना हो, देश का नुकसान ना हो, आपका भी कोई नुकसान ना हो। हम चाहते हैं शांति से, चर्चा से हर हल निकल सकता है। और ये तो हमने पहले भी बहुत सारी बातों के हल निकाले, इस पे भी निकलेगा। ये थे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। कैमरामैन संजीव के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर जी। चर्चा की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप ही से है, संगीत रागी जी। सरकार की तरफ से सीधा ये कहा जा रहा है कि विपक्ष एक साजिश रच रहा है। कैसे? क्या ये जो लोग सड़कों पर निकले हैं ये किसान नहीं, विपक्ष के नेता हैं? देखिए अंजना जी, आपको याद होगा कि जब पिछली दफा जब किसान आंदोलन हुआ था और उसके बाद में उत्तर प्रदेश का चुनाव आया तो योगेंद्र यादव ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिया था। आपके चैनल ने भी चलाया था। हमने तो कांग्रेस पार्टी के लिए पिच तैयार की थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उसका फायदा नहीं उठाया, तो हम क्या कर सकते हैं। ये आंदोलन भी कांग्रेस के लिए और विपक्षी पार्टियों के पिच तैयार करने के लिए है। ये इसे निश्चित मानना चाहिए, क्योंकि उसकी टाइमिंग वही है। दूसरी बात, सरकार के मंत्री आपके साथ बातचीत करने के लिए बैठे हैं और आप भाग जाते हैं। जिसको लेने जो आप कहते हैं कि बातचीत से समस्या का समाधान होना चाहिए, सरकार के मंत्री, आप यहाँ नहीं आते हैं, सरकार के मंत्री खुद चल करके वहां आप तक जाते हैं। इसका मतलब कि सरकार इनिशिएटिव लेने के लिए तैयार है, लेकिन किसानों को आंदोलन करना, वो अब समझ रहे हैं कि उनको लगता है कि कोई ना कोई इस पर्दे के पीछे से उनको चला रहा है। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि योगेंद्र यादव राहुल गांधी जी की यात्रा के साथ जुड़े हुए हैं और राहुल गांधी एक तरफ कह रहे हैं कि हम किसान आंदोलन के साथ हैं, हम गारंटी देते हैं। कोई यह भी कह सकता है कि भाई गारंटी आप किस बात के लिए देंगे, आप 40 सीटें तो बचा लीजिए। आपके रोज पार्टी के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, लोग निकल करके भाग रहे हैं, आप अपने मुख्यमंत्रियों तक को, भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों तक को नहीं संभाल पा रहे हैं। तो आप पहले जीत करके तो आइए, उसके बाद आप गारंटी दीजिएगा। लेकिन चूंकि इस आंदोलन को उनको हवा देना है, इसलिए वो हवा दे रहे हैं। पिछली दफा भी अमरिंदर सिंह की सरकार ने इस चीज को हवा दिया था, और इसके पीछे 2005 के बारे में भी हमको जरूर बात करनी चाहिए कि 2005 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो दालों से सब्सिडी खत्म कर दिया गया था, और बाद में कनाडा के अंदर बड़े बड़े फार्म स्थापित किए गए, और उन फार्मों पर करीब करीब जैसे जो उससे व्यापार कर रहे थे वो खालिस्तानी तत्व ही थे, और जस्टिन ट्रूडो की सरकार जो है उनको समर्थन दे रही है। आज इसके बारे में भी जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए कि खालिस्तानी आंदोलन, सब्सिडी और यहाँ जो आयात करने वाले बड़े बड़े व्यापारी थे जो भारी मुनाफा कमा रहे थे, उसमें कमलनाथ भी थे। क्या उन लोगों ने जानबूझ करके ये किया ऐसा? अमरिंदर सिंह भी उस समय थे, क्या उन लोगों ने जानबूझ करके ऐसा किया? इस पहलू पर भी गौर किया जाना चाहिए। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जब आप कह रहे हैं कि हमको किसान आंदोलन है, किसानों के पक्ष में हम काम कर रहे हैं, तो आपको ये विरोध करने के लिए कहां से आ रहा है कि बड़े बड़े अडानी और अंबानी को गोडाउन पड़ेगा? जब आपको पेप्सी का, कोला का, बाकी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल, हिंदुस्तान लीवर का, ये सारे मल्टीनेशनल कंपनियों के जब गोडाउन खड़े किए जा रहे थे पंजाब के अंदर, तब तो आपको परेशानी नहीं थी। मैं अडानी और अंबानी जब आ जाते हैं तब आपको परेशानी हो जाती है। तो इसके पीछे राज क्या है? मुझे लगता है कि इसमें शुद्ध और शुद्ध राजनीति है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ठीक है, मुझे दोनों किसान नेताओं की तरफ भी जाना है, लेकिन उससे पहले रागिनी जी आपके पास मैं इसलिए आ रही हूँ क्योंकि सीधा जवाब देने का वक्त है। वो 2-3 लोगों को कोट करके उनके नाम लेकर कह रहे हैं कि उन्होंने खुद ही कहा था कि हमने किसान आंदोलन से कांग्रेस पार्टी के लिए पिच तैयार की थी, वो फिर भी फायदा नहीं उठा पाए।
तो फिर उनका ये सीधा आरोप है कि किसान आंदोलन को विपक्ष हवा देता है, जिसकी वजह से इतने नाजुक जो मुद्दा है देश का, वो इस तरह से हिंसक बन जाता है बाद में। आपका जवाब। अंजना जी, बिन मौसम की बरसात होती है चुनावी साल में भारत रत्न की, तब सियासत नजर नहीं आती। लेकिन वो किसान जो पिछले 2 साल से आंदोलित हैं, एमएसपी को एक कानूनी गारंटी बनाना चाहते हैं, मांग कर रहे हैं। 2021 नवंबर में उनसे वादा किया जाता है, मोदी जी गारंटी देते हैं कि लीगल गारंटी बनाई जाएगी। मोदी जी गारंटी देते हैं कि एमएसपी को स्वामीनाथन कमीशन के फॉर्मूले के अनुरूप ढाला जाएगा 24 फसलों के लिए, और 2021 से अभी तक वो इंतजार कर रहे हैं। आज आंदोलित होते हैं तो इन्हें सियासत नजर आती है, जाकी रही भावना जैसी। पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि भगवान का सौदा करता है, इंसान की कीमत क्या जाने। जो धान की कीमत दे न सका, वो किसान की कीमत क्या जाने। तो ये कहावत तो हमने सुनी है बचपन से, राह में कांटे बिछा देना। लेकिन वो किसान जो अपनी मेहनत से उगाई हुई फसल की सही कीमत मांग रहा है, जो दिल्ली की बहरी सरकार का दरवाजा जोर से खटखटाने के लिए राजधानी में आना चाहता है, उसके रास्ते में न सिर्फ कांटे, नश्तर, न सिर्फ 10-15 फीट की खाई, न सिर्फ पुराने वाहनों की पेचियां, न सिर्फ बुलडर और बड़े बड़े बैरिकेड्स, बल्कि आंसू गैस के गोले, पुलिस की गोलियां और लाठियां भी भांजी जाएंगी। ये सिर्फ एक तानाशाह सरकार करके दिखा सकती थी, इसीलिए मोदी सरकार ने किया है। अनुराग ठाकुर की बात आपने सुनाई, उन्होंने 2-4 प्रश्न उठाए, मैं उनका जल्दी से जवाब देना चाहूंगी। तो देखिए, किसान और किसानी से जुड़ी हुई हर चीज पर, चाहे ट्रैक्टर हो, फर्टिलाइजर हो, बीज हो, 12 से 18% की जीएसटी लगाकर प्रति हेक्टेयर जो किसान किसानी करता है, उसमें 20,000 रुपए का इजाफा करके सम्मान निधि की बात कर रहे हैं। 500 रुपया महीना, ऊंट के मुंह में जीरा। ये खैरात किसान को पकड़ाकर हाथ में समझना चाहते हैं कि बहुत बड़ा एहसान कर रही है मोदी सरकार। ऐसा नहीं है। ये भी मोदी जी की गारंटी थी कि किसानों की आय को दुगना करेंगे। आज एनएसएसओ की रिपोर्ट कह रही है कि एक साधारण किसान 27 रुपया दिन कमा पाता है। ये कौन सा अमृतकाल है किसानों के लिए, पूछा जाना चाहिए। कह रहे कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया। 72,000 करोड़ का ऋण यूपीए सरकार ने किसानों का माफ किया। मोदी सरकार ने या किसी भी भाजपा की प्रदेश की सरकार ने 1 रुपए का ऋण माफ किया हो तो मैं आज जानना चाहती हूँ। लेकिन भाजपा के प्रवक्ता तो नदारद हैं, क्योंकि वो जवाब ही नहीं दे पाएंगे इस बात पर। और एक बात में अंजना जी, एक बात मैं और पूछना चाहती हूँ कि आखिर भारत के किसान दिल्ली क्यों नहीं आ सकते अधिकारों की मांग करने के लिए। और ये संगीत रागी जी बैठे हैं, आरएसएस से संबंध रखते हैं, आज इन्होंने खालिस्तानी फिर कह दिया किसानों को। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या भाजपा और संघ का औपचारिक पक्ष ये है कि आंदोलन करता हुआ किसान खालिस्तानी है, आंदोलनजीवी है, परजीवी है, आतंकवादी है। अपने ही देश की जनता इन्हें साजिश करती हुई क्यों लगती है? क्या नरेंद्र मोदी इतने बड़े डरपोक शासक हैं कि वो अपने देश की जनता? मैं ये सवाल पूछूंगी उनसे, मैं उनसे पूछूंगी ये सवाल। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। मेरा प्रश्न आपसे ये है चौधरी जी, ये देखिए, ये दूसरी बार हो रहा है ये आंदोलन 2.0। अभी इस कार्यकाल की मैं बात कर रही हूँ, जो पिछली बार हुआ था ये हुआ था। क्या अभी बातचीत से कोई रास्ता निकलने की सूरत पूरी तरह से बंद हो गई थी? क्योंकि जिस तरह से ये आंदोलन आगे बढ़ा, आपने भी देखा कई जगहों पर रोकने की कोशिश हुई, जबरन रोकने की कोशिश हुई। अब प्रदर्शनकारियों में से भी पत्थरबाजी की खबर आ रही है, और ऐसा लगता है जैसे वही जो हम लोगों ने पिछली बार देखा था, वही नौबत फिर से आ रही है। पत्थर उठा रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, इधर से आंसू गैस के गोले, रोकने की पूरी कोशिश हो रही है। क्या बातचीत से रास्ता निकालने की कोई सूरत बन ही नहीं सकती है? क्योंकि आखिरकार काम तो आपको सरकार से ही लेना है, और ये आरोप लग रहा है कि विपक्ष की साजिश के तहत ये सब कुछ हो रहा है। दोनों पर आपका जवाब। अंजना जी, जब पिछली बार किसान आंदोलन हुआ था तो उस वक्त किसानों को ये वायदा करके उठाया गया था कि भाई आपको हम एमएसपी की लीगल गारंटी देंगे और बाकी आपकी जो तमाम मांगे हैं उनको लिए हमने ये कमेटी बना दी। और कमेटी में एक सदस्य यहाँ पर कृष्णवीर चौधरी आपके पैनल पे भी बैठे हुए हैं। 2.5 साल में चाय पकौड़ी खाने के अलावा इन्होंने कुछ किया हो, कोई रिपोर्ट दी हो? कार्यकाल खत्म हो चुका है। संसद में जो है एमएसपी लीगल गारंटी का जो है कानून पास होना था। लीगल गारंटी का कानून कब पास होगा? बिना संसद के कैसे हो जाएगा जब सत्र ही अवसान हो गया?
जब इसके सारे सत्र ही समाप्त हो गए इस सरकार के कार्यकाल के 10 फरवरी को, तो 13 फरवरी को ये 2 साल का इंतजार करके तब से इन्होंने वार्ता क्यों नहीं? वार्ता करते बुलाते भाई ये मुद्दे आपके हैं, मुद्दे आपको स्पष्ट ना हुए हो तो बताओ। एमएसपी की लीगल गारंटी का मुद्दा चीख चीख करके जो है सारे किसानों ने इनको बता दिया, बड़े बड़े लेख भी लिख दिए, इंडियन एक्सप्रेस में स्वयं मैंने लेख लिखा इस विषय में। और उसके बाद भी जो है जब इसको आप नहीं कर रहे हैं, आप कह दें कि मानेंगे या नहीं मानेंगे। अब इसमें वार्ता आपने बीच में सारा टाइम बिताने के बाद, और जब कानून पास नहीं हो सकता उसके बाद आप कह रहे हैं कि जो है अब हम वार्ता कर रहे हैं। और वार्ता भी ये कॉल दिसंबर में दी गई थी 13 फरवरी की, तब बीच में कोई वार्ता नहीं की। वार्ता लास्ट में जब सरकार करती है केवल आंदोलनकारियों की जो है को डिसवेड करने के लिए करती है। तो अपने वायदे इन्होंने लगातार पूरे नहीं किए हैं, ना एमएसपी की लीगल गारंटी थी। और इसमें 2 स्टेटमेंट में क्लियर कर दूं मैडम, हमें तो टाइम ही नहीं दिया आपने, अब बताइए। इसका जवाब कृष्णवीर चौधरी जी से। हाँ, एक मिनट मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपने 2 स्टेटमेंट इसमें दिए अपने रिपोर्ट में कि सारा बजट खत्म हो जाएगा साहब। ये मांग ही नहीं है। मांग ये है कि जो भी मार्केट में विलिंगली आएगा अपनी मर्जी से खरीदने गेहूं चावल या और बाकी जो 23 फसलें हैं, वो एमएसपी से नीचे नहीं खरीदेगा। और एमएसपी का निर्धारण C2 + 50% जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है और जिनको इन्होंने अभी भारत रत्न दिया उसके अनुसार होना है। तो इसमें क्या तकलीफ है? इसको मान लेते, बात खत्म हो जाती और ये अपने घर लौट आते। और इनको कौन सा लोकतांत्रिक अधिकार है पंजाब हरियाणा की गवर्नमेंट को कि जो पूरे बॉर्डर को सील कर दे? ये क्या पंजाब को आइसोलेट करना चाहते हैं या 1980 के दशक का जो है पंजाब बनाना चाहते हैं? अरे पंजाबियों को आज लग रहा होगा कि हमारे नजदीक तो पाकिस्तान और लाहौर ज्यादा नजदीक है, दिल्ली तो ना हमें आने देना चाहता है, हम इस देश का हिस्सा है कि नहीं है? कौन सा अधिकार है इनको? शांति से पूरा पंजाब क्रॉस करके वो आए। मत कीजिए चौधरी जी, एक सेकंड ऑडियो डाउन कीजिए। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी, मैं मानती हूँ कि आप एक जिम्मेदार किसान नेता हैं, बहुत सोच समझ कर बोलिए। ये क्षेत्रीय भावनाओं को ऐसे भड़काइए और उकसाइए मत। आप राष्ट्रीय चैनल का इस्तेमाल गलत मंशा से मत कीजिए। आंदोलन कीजिए, किसानों के अधिकार के लिए कीजिए, लेकिन लाहौर करीब और दिल्ली दूर और ये सब कहानी जो है ना यहाँ बैठ के मत सुनाइए। देखिए, आप एक माननीय सम्मान वाले किसान नेता हैं, किसान नेता के तौर पे ही बात कीजिए। क्षेत्रीय भावनाओं को उकसाने की भड़काने की कोशिश मत कीजिए। कम से कम आज तक इसमें आपको जरिया नहीं बनने देगा। किसान के आंदोलन की, उनके मांगों की बात आप जब तक करेंगे, अगर सरकार प्रशासन से आपकी नाराजगी है वो आप बताएंगे, हम आपको मंच देंगे, लेकिन क्षेत्रीय भावनाओं को मत भड़काइएगा आज तक पर। बहुत सोच समझ कर बोलिए और मैं मानती हूँ कि आप संतुलित भाषा बोलते हैं, इसीलिए आपको बुलाया है। कृष्णवीर चौधरी जी, उनके विरोध में क्या गलत है? अब आप जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि कमेटी बनाई गई, वादा किया गया, समोसा खाने और चाय पीने के अलावा आप लोगों ने कुछ किया ही नहीं। तो अब उनको लग रहा है चुनाव करीब है, वो दबाव बना रहे हैं कि शायद हमारी सुन ली जाए। बताइए कृष्णवीर जी, आप लोगों ने इतने दिन से ये कमेटी बनी हुई थी, आप उसके सदस्य हैं, क्या किया आप लोगों ने एमएसपी गारंटी कानून को लेकर? अंजना जी, इस कमेटी में जितने भी इश्यूज थे, जितने भी मुद्दे थे, ये 11 मीटिंग पूरी कमेटी की हुई हैं और 11 मीटिंग में नेचुरल फार्मिंग भी, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन भी, कोऑपरेटिव भी और एमएसपी भी, इन सारे मुद्दों पे। एमएसपी मेरा भी खास मुद्दा रहा है और मेरा मुद्दा कमेटी में एमएसपी था। मेरा ये मानना है कि जो अभी तक का सिस्टम था एमएसपी का, उसमें जो खामियां हैं वो प्रदेश सरकारों की अलग अलग है। मैं एक उदाहरण आपसे देता हूं। पंजाब सरकार की कहना यह है कि 800 रुपए लागत आती है धान पर, उत्तर प्रदेश सरकार कहती है 2100 रुपए आती है, महाराष्ट्र सरकार कहती है 2500 आती है। अब ये जो अलग अलग प्रदेश सरकारों का इतना वेरिएशन है, हमारा ये कहना है कि एक अलग से इंस्टीट्यूशन इसके लिए जो है हमने सुझाव दिया कि भाई पूरे देश में एक इंस्टीट्यूशन ऐसा तो हो जो ये पता करे कि एग्जैक्ट लागत कितनी है। और अब दूसरा बिंदु इसी से जुड़ा हुआ है अंजना जी। दूसरा बिंदु ये है कि एपीएमसी की जो मंडियां हैं वो प्रदेश सरकारों के मातहत होती हैं, प्रदेश सरकार उनको लाइसेंस देती है और उसमें वो माल खरीद बेच करते हैं। पहला जो 3 कानून में एक विरोध इन्होंने किया था हमारे मित्रों ने, बाजार जब खुलेगा नहीं, मोनोपोली रहेगी, बाजार खोलने का विरोध करते हैं तो बाजार नहीं बढ़ेगा और एमएसपी कैसे आएगा? मान लीजिए मंडी नहीं खरीदती तो बाहर का व्यापारी जो छोटा दुकानदार है वो खरीदने को तैयार है। तो हमारा सुझाव तो ये भी है कि बाजार में सबको ये अधिकार हो कि वो एमएसपी पर बाजार में खरीद ले,
मंडी के ऊपर ही निर्भर ना हो। मैं ये सारी चीजों पर, और एक और बात है, सिर्फ 23 फसलें ही क्यों, प्याज के किसान की दुर्गति होती है, टमाटर के किसान की दुर्गति होती है, आलू के किसान की दुर्गति होती है। इन 3 बड़ी फसलों पर भी हमने अपना सुझाव रखा है कि भाई इन व्यवस्थाओं में भी सुधार जरूरी है, इनका भी एक ऐसा दाम तय करा जाए कि उससे कम पे कोई बिक्री ना हो। तो अब ये कहना कि कमेटी काम नहीं कर, दुनिया के तमाम विकसित देशों के बाजारों को पूरी तरीके से पढ़ा गया है कि अमेरिका क्या कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया क्या कर रहा है, जापान क्या कर रहा है, यूरोप क्या कर रहा है, चाइना क्या कर रहा है, और हमारा रास्ता क्या हो सकता है सुधार का, वो पूरा उस तरीके से। तीसरा बिंदु इससे जुड़ा हुआ है, जो इंटरनेशनल ट्रीटी है, अभी पीस क्लॉज के तहत ही तो एमएसपी पे खरीद हो रही है। आप ये भी देखिए कि पहले यूपीए सरकार में जो खरीद थी वो 1,06,000 की खरीद होती थथी करोड़ की, और आज वो एमएसपी 2,28,000 करोड़ में खरीदी हो रही है। पहले जो कुल खरीदी होती 761 लाख टन की थी, आज वो बढ़ के 1,062 लाख टन हो गई है। लेकिन सिर्फ इससे काम नहीं चलने वाला। हमारा ये मानना है कि बाजार को पूरी तरीके से सुधार की व्यवस्थाओं का जो रिपोर्ट आ रही है वो अपनाना होगा, उससे होगा। और अब मैं आंदोलन की बात जरूर कहूंगा इन्ना जी, मेरा ये कहना है कि किसान सिर्फ पंजाब हरियाणा यूपी नहीं है, किसान बिहार भी है, किसान बंगाल भी है, किसान गुजरात भी है, किसान आसाम भी है। तो अगर पंजाब और हरियाणा के किसानों को एमएसपी मिल रहा था, उसके बाद भी आप ये मैं लौटूंगी और सरकार चाहती है। बहस में थोड़ा सा रुक जाइए, एक बार आप पुष्पेंद्र जी से मुझे जवाब लेने दीजिए, थोड़ा सा रुक जाइए, पुष्पेंद्र जी से जवाब लेने दीजिए। पुष्पेंद्र जी, बात कृषि रिफॉर्म्स की है। पिछली बार जब आड़तियों को दूर करने के लिए कृषि कानून लाए गए तो आवाजें उठी, आप लोग उसके विरोध में बैठ गए। आवाजें उठी कि आड़ती बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है सिस्टम का, उनको हटाएं। कृषि रिफॉर्म्स के लिए यानी उसमें परिवर्तन के लिए आप तैयार नहीं हैं, वहां आप विरोध करेंगे, और फिर दूसरी तरफ आप कहेंगे कि हर हाल में एमएसपी गारंटी कानून सिर्फ सरकार बना दे। आपको नहीं लगता है कि ये एक बड़ी तस्वीर है जिसमें सब कुछ इंटरलिंक्ड है? कृषि रिफॉर्म्स भी करने उतने ही जरूरी है, और उसी के साथ साथ ये कानून लाना और एमएसपी किसान को हर हाल में मिले, वो भी सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व है। अंजना जी, पिछले जो रिफॉर्म्स थे उनका विरोध भी इसी बहुत बिंदु पे हुआ था कि इसमें एमएसपी की लीगल गारंटी को आप जोड़ दो ताकि कोई व्यापारी इससे नीचे ना खरीद सके। इसमें कोई देश का बजट समाप्त नहीं हो जाएगा, पहली बात। दूसरा, कृष्ण चौधरी जी जो कह रहे हैं कि साहब अलग अलग राज्यों में अलग अलग कीमत आती है, अरे भाई उसके लिए एक संस्था बनाई हुई है, तो आप कह रहे हो ये संस्था बनानी पड़ेगी। CACP जो संस्था है वो सारे सिस्टम को एवरेज आउट करके एक कॉस्ट बताती है कि ये कॉस्ट आ रही है इस फसल की, उसी आधार पर आप एमएसपी डिक्लेयर करते हो। तो ऑलरेडी वो स्टडी हो चुकी है। इनसे तो केवल ये पूछना है कि एमएसपी लीगल गारंटी के विषय में आप दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, 2 साल में आपने क्या किया है वो बताइए। आप इधर उधर की, वो तो अनुराग ठाकुर जी ने सारी बातें बता दी। जो सरकार ने किसानों के लिए किया या नहीं किया वो सब चीजें इंटरव्यू में 15 मिनट में शुरू में चल चुकी हैं। आप केवल ये बताइए, समिति के सदस्य के रूप में एमएसपी की लीगल गारंटी के प्रति आपका क्या स्टेप है? आप देंगे, रिकमेंड कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, और 10-5 साल बाद आपकी रिपोर्ट आएगी। 2 साल तो आपने 2.5 साल बिता दिए हैं। स्पेसिफिक सवाल है, स्पेसिफिक जवाब दीजिए कृष्णवीर चौधरी जी। एमएसपी गारंटी कानून पर क्या हुआ है 2 साल में, वो सीधा पूछ रहा है। किसानों के प्रतिनिधि के रूप में तमाम हमारा जो सुझाव है वो हम कमेटी के सामने फाइनल रूप से रख चुके हैं। दूसरी बात, ये प्रदेश सरकारों का इन्वॉल्वमेंट है इसमें, समस्या ये है सबसे बड़ी जो आ रही है। और तीसरी बात, बाजार खोलेंगे नहीं, मोनोपोली रहेगी, तो उसका समाधान तो रखना पड़ेगा। ये 3 ऐसे बिंदु है एमएसपी पर जिस पर बहुत लंबे समय से बार बार डिस्कशन हो रहा है, और इसका समाधान निकलना जरूरी है किसान के हित में। जवाब दीजिए अब आप पुष्पेंद्र। ये तीनों बातों का है, ये बाजार खोलने का विरोध ना करें। 3 बिंदु उन्होंने उठाए हैं, मोनोपोली का इशू उठाया है, प्रदेश की सरकारों का मुद्दा उठाया, इस पर तो जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि ये वो हर्डल्स है, ये वो रोड़े हैं जिसकी वजह से उसमें डिले हो रहा है। नहीं, एमएसपी की लीगल गारंटी से
सारी बातों का कोई लेना देना नहीं है। बाजार खुले में बेचने में, खरीदने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन खरीदने के लिए जो भी या परचेज करने के लिए जो भी व्यक्ति आ रहा है, प्राइवेट सेक्टर का आ रहा है या कॉर्पोरेट सेक्टर का आ रहा है या आड़ती आ रहा है, कोई भी आ रहा है, वो जब आप खुद कह रहे हो कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब है कि ये प्राइस ना मिले तो किसान को घाटा होगा, कर्ज में डूब जाएगा, तो आप उसको इंश्योर करा दीजिए ना मेरे भाई। केवल उसकी एक लीगल गारंटी देने में आपको क्या आपत्ति है? सरकार से हम नहीं कह रहे हैं कि सारी सरकार हमारा माल खरीदे, हम ये कह रहे हैं कि जो भी खरीदने आए उस रेट से नीचे ना खरीदे। इसके बारे में आप हाँ या ना कह करके जाइए चौधरी साहब, आपकी जिम्मेदारी है। आप केवल वहां कमेटी में इसलिए नहीं भेजे गए कि टीएडीए लें, चाय पकौड़ी खाएं और अपना आराम करें। जवाब सुनिए। किसी ने नहीं भेजा है, ये भारतीय कृषक समाज के प्रतिनिधि के रूप में है। आपका क्या, किसी का या मेरा कोई वो नहीं है, वो किसानों के प्रतिनिधि के रूप में हूं मैं वहां, किसी का भेजा हुआ नहीं है, किसी का नाम, कोई ठेकेदारी नहीं मेरी वहां। हमारा ये कहना है कि किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए, इसमें प्रदेश सरकारों को भी आगे आना पड़ेगा। जब तक प्रदेश सरकारें उसको लागू नहीं करेंगी तो झुनझुना बजाने से काम नहीं चलेगा। झुनझुना नहीं बजाना, उसको कानूनी प्रक्रिया को प्रदेश सरकारों को बाध्यता होगी, उनको डिस्प्यूट सेटलमेंट अथॉरिटी जिला लेवल पर गठित करनी पड़ेगी। क्या ये ठीक है, क्या ये जो आर्थिक बोझ ये एमएसपी गारंटी कानून की वजह से आएगा वो सबसे बड़ी बाधा है? और क्या उस आर्थिक बोझ में प्रदेशों की भूमिका को आप देख रहे हैं और प्रदेशों का कमिटमेंट उसमें नहीं मिल रहा है? ये बताइए, ये समझाइए जरा। मेरे से पूछ रही है मैडम? देखिए, इसमें कोई बोझ नहीं आने वाला है। मैंने जैसा आपको बताया, कृष्णबीर जी से हाँ, इसमें कोई बोझ नहीं आने वाला है। प्राइवेट आदमी को खरीदना है जी। कृष्णबीर जी, अंजना जी, इसमें मैं तो खुद अपना सुझाव रख चुका हूं कमेटी में कि बाजार खुले, मोनोपोली टूटे, कंपटीशन होगा तो किसान की जान बचेगी। तो क्या ये मेरे साथी लोग तैयार हैं इस बात पर कि बाजार खुले और कंपटीशन हो और मोनोपोली टूटे? मेरा पहला एक निवेदन है कि ये विरोध ना करें। अगला सवाल सुनिए, अगला सवाल सुनिए, अगला सवाल सुनिए। कृष्णबीर जी, कृष्णबीर जी, क्या अभी तक आपको किसान पक्ष से ये कमिटमेंट नहीं मिला है कि वो सरकार के साथ साथ कॉर्पोरेट सेक्टर हो, कंपनी हो, आड़ती हो, कोई भी हो, कोई प्राइवेट प्लेयर भी खरीदने आए तो उसकी भी इजाजत दी जाए? क्या इस पर कमिटमेंट आप लोगों को मिला है, नहीं मिला है? कृष्णबीर जी, नहीं मिला। दिक्कत इसी पॉइंट पर आ रही है अंजना जी, और इसमें केंद्र सरकार ने एफपीओज को और पैक्स को, जो प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, 67,000 है देश में, 10,000 एफपीओ सरकार बना रही है, और वो उन सारे सिस्टम को एमएसपी पर खरीद पर उनको लागू करने के लिए, उसमें इन्वॉल्वमेंट करने के लिए पैक्स को गोडाउन बनाने होंगे। बिना गोडाउन के प्राइमरी सोसाइटी कहां ले जाएंगे? तो उनको पैसा दिया है। पुष्पेन जी, जल्दी से एक कमेंट इस पर, इसके बाद मैं आ रही हूँ आपके पास, रागिनी जी और संगीत रागी जी। इसी पर पुष्पेंद्र जी, वो नेशनल टीवी पर बैठकर साफ साफ कह रहे हैं कि किसान इस बात के लिए अभी तक राजी नहीं है कि सरकार के साथ साथ प्राइवेट प्लेयर्स की भी एंट्री खरीद के लिए ऐसे बनाई जाए इस मिनिमम गारंटी कानून में, एमएसपी गारंटी कानून में। क्या आप ऑन एयर आज ये कमिट करने को तैयार हैं? बिल्कुल। वो तो मना कर रहे हैं, से इनकार कर रहे हैं सीधा। बिल्कुल राजी है किसान, बिल्कुल राजी है। पिछली बार तो कॉर्पोरेट, नहीं, मैं बता देता हूँ, एमएसपी से नीचे ना खरीदे कोई, खरीदे किसान, खरीदे प्राइवेट आदमी, खरीदे आड़ती, खरीदे या जो है सरकार खरीदे। आज भी सरकार केवल गेहूं चावल ही तो थोड़ा सा खरीद रही है, बाकी सब तो प्राइवेट सेक्टर खरीद रहा है। तो प्राइवेट सेक्टर के ऊपर ये बोझ आएगा। और मैं तो उदाहरण भी जल्दी दे देता हूँ। गन्ने के केस में रेट डिसाइड करती है सरकार। संगीत रागी जी, वो कह रहे हैं कि कोई भी खरीदे, ठीक है रुक जाइए, कोई भी खरीदे लेकिन गारंटी हो, कानून बने कि गारंटी हो एमएसपी की किसान। देखिए अंजना जी, सरकार अभी भी एमएसपी दे रही है। मुद्दा फंसा हुआ है C2 फार्मूला को लेकर के, कि जो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट ने दिया था, C2 फार्मूला C2 प्लस 50% जो प्रॉफिट है, उसको लेकर के मामला फंसा हुआ है।
और अभी जिक्र में आया, ये जिक्र मैं भी करना चाहता हूं कि ये मामला सिर्फ केंद्र का नहीं बनता है, इसमें राज्यों की भी भागीदारी है। कल जाकर के राज्य क्या इसका बर्डन उठाने के लिए तैयार हैं, उसका कॉस्ट जो है वो कैसे कैलकुलेट होगा। ये चाहते ये भी हैं कि किसान का जो खेत है उसका भी रेंट का भी कॉस्ट इन्वॉल्व हो। तो ये मुद्दा जो है इतना आसान नहीं है जितना चौधरी पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं या बाकी लोग इसके बारे में रख रहे हैं। तीसरी बात ये जानिए कि कई बार ये सवाल मन में आता है क्या पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ही देश के किसान हैं और इस देश के कोई किसान नहीं है, उनकी दिक्कतें नहीं है। चौथी बात, आप बाजार को आप रिफॉर्म नहीं करने देना। जल्दी से रागिनी जी आपका कमेंट। अल्टीमेटली किसानों का जो भी उनकी मांगे हैं, समस्या हो, उसका हल पर ही सबका फोकस होना चाहिए ना, इस बात पर नहीं कि ये और मामला बिगड़े, सरकार घिरे, क्योंकि चुनावी साल है। अंजना जी देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहती हूँ कि जब भूमि अधिग्रहण का विधेयक लाया गया तो कितने राज्यों से बात की गई थी? वो तो केंद्र सरकार लेकर आ गई थी। जब जीएसटी एरियर तमाम राज्यों के जहां पर भाजपा की सरकार नहीं है वो नहीं दिए जाते तो उनसे राय मांगी जाती है कि क्या केंद्र सरकार द्वारा। मोदी जी जो अपनी गारंटी मोदी गारंटी के इश्तेहार छाप रहे हैं, अखबारों में, रेडियो में, टेलीविजन पर दे रहे हैं, अगर उसका ही बजट डाइवर्ट कर दिया जाए तो एमएसपी मिल जाएगा फार्मर्स को, किसानों को कोई अतिरिक्त बोझ नहीं आएगा। तो एक तरफ तो ऐतिहासिक दिन है आज। मुझे लगता है संगीत रागी जी को तारीफ करनी चाहिए थी कि कांग्रेस पार्टी ने कहा है हमारी सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो हम स्वामीनाथन कमीशन के फॉर्मूले को लागू करते हुए 15 करोड़ किसान परिवारों को कानून की, एमएसपी के कानून की गारंटी देंगे। अगर इनमें हिम्मत है तो ये कहें कि ये भी गारंटी देंगे। ये गारंटी नहीं देंगे, ये किंतु परंतु करेंगे, अगर मगर करेंगे। ये नहीं बताएंगे कि 11,000 किसान हर साल इस देश में आज भी मर रहा है। ये नहीं बताएंगे कि 2014 से लेकर 24 तक 60% ऋण किसानों पर बढ़ गया है। ये नहीं बताएंगे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा रागिनी जी, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आपका बहुत धन्यवाद। लेकिन चूंकि हम आज शेख जायद बिन स्टेडियम में यहाँ अबू धाबी में मौजूद हैं, एक बार आपको यहाँ का जोश दिखाते हैं। जोश कैसा है आप लोगों में? हाउस द जोश। जोश है। और ये देखिए रंगारंग कार्यक्रम यहाँ पर चल रहे हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। गुजराती परफॉर्मेंस है, जोश देखिए इन लोगों का। ये देखिए संगीत भी ऐसा, गाना भी ऐसा, जबरदस्त जोश है। वहां पर स्टेडियम है जहां पे परफॉर्मेंस होगी। बताया जा रहा है कि एक कार्ट में यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर आएंगे और शेख बिन जायद भी, जो यहाँ के राजा हैं, रूलर हैं, वो भी राष्ट्रपति, वो भी आएंगे। ये देखिए सब अपने अपने परफॉर्मेंस के लिए जा रहे हैं। जबरदस्त जोश है स्टेडियम का। ये हिस्सा आपको दिखा देते हैं। दमादम ढोल बाजे के गाने यहाँ पर बज रहे हैं और यहाँ का जोश ये देखिए। कुचिपुड़ी डांस के लिए यहाँ पर लोग परफॉर्मेंस है। आप लोग बताइए लाइव है अभी आज तक पर कैसा जोश है? जहाँ तक देखेंगे जोश ही जोश है। यहाँ पर देखिए, यहाँ का उत्साह देखिए इनको कैसा है, जोश कैसा है। ऊपर दिखाइए, ऊपर। चले इन्हीं तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अबू धाबी पहुंच चुके हैं और यहाँ पर भारतीय कम्युनिटी में जबरदस्त उत्साह है। एक बार पूरा स्टेडियम का नजारा यहाँ पर आपको दिखाते हैं। दिखाइए किस तरह से कोई जैसे मैच देखने के लिए ऑडियंस पहुंचता है, वैसे ही आज वनडे पूरा मैच यहाँ पर एक तरह से होने वाला है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूबरू होंगे भारतीयों से जो अबू धाबी में सेटल है। इसी के साथ हम रुक रहे ब्रेक के लिए, लेकिन एहलान मोदी की कवरेज आज तक पर चलती रहेगी। आप देखते रहिए आज।